हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रीति कुमारी आपके साथ कुछ प्रश्न लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं, कुछ जनरल स्टडीज प्रैक्टिस सेशन के ऊपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो कुछ प्रश्न लिए हैं मैंने, 40 प्रश्न, देखते हैं, चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न लिया है मैंने यहाँ पर, प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत की थी। तो अक्सर वो कौन सा शासक था जो कुंभ मेले की शुरुआत करी थी, लेकिन वो प्रयागराज में अक्सर कुंभ मेले मतलब आयोजन किया करता था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कनिष्क, हर्षवर्धन, शशांक या फिर समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वह शासक था जो प्रयागराज में कुंभ मेले का प्रस्तावक माना जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगी, हर्षवर्धन क्या काम करता था, अपने कुंभ मेले के स्टार्टिंग से और जब तक उसका दूसरा सेशन यानी कि कुंभ मेले का दूसरा समय आता था, तब तक अपना धन इकट्ठा करने के बाद वो कुंभ मेले में जाकर के अपने धन को वहां पर जाकर के मतलब उसका जो है वितरित करता था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कुछ यहाँ पर मिलान दिए हैं मैंने, जैसे उदयपुर है, उदयपुर को पश्चिम का वेसिन कहा जाता है, जोधपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जयपुर को सन सिटी कहा था, जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूछा है इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारे पास सही आंसर होगा, क्योंकि जो जैसलमेर है उसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। अच्छा, फिर बात आती है कि भाई उदयपुर, आंसर बिल्कुल 4 हमारे पास सही होगा कि उदयपुर। तो उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर को जाना जाता है पूर्व का वेसिन, जोधपुर को जाना जाता है सन सिटी और जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से, राइट। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जैसलमेर को हम गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि महाधिवक्ता के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है। तो जहां महाधिवक्ता होता है आपका, ठीक है, एडवोकेट जनरल, तो एडवोकेट जनरल जो है हमारा आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो इससे संबंधित है, इसका प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमारे पास सही आंसर होगा कि आर्टिकल 165 कहता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 165 कहता है कि भाई भारतीय एक गवर्नमेंट सरकार के लिए यानी कि एक महाधिवक्ता होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैंने प्रश्न नंबर 4 लिया है यहाँ पर, 462वां कंदूरी उत्सव जो है 2019 निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे 462वां कंदूरी उत्सव का, तो ये उत्सव है किस राज्य में मनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ये तमिलनाडु में मनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस कंदूरी उत्सव पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक 462वां कंदूरी उत्सव मनाया गया 2019 का, ये तमिलनाडु में मनाया गया है, नागौर दरगाह में मनाया गया। इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि कहाँ पर मनाया गया है, तो नागौर दरगाह में मनाया गया है, जो एक क्या है, प्रसिद्ध मुस्लिम तीर्थ स्थल है। ये मुस्लिमों का एक तीर्थ स्थल होता है दरगाह, जहाँ पर 462वां कंदूरी उत्सव 2019 मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ मोबाइल ऐप है जिसने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में गोल्ड जीता है। तो भाई गोल्ड किसने जीता है, कौन सा ऐसा ऐप है कि जिसने जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स गोल्ड जीता है। तो भाई यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि आपका जो ई पाठशाला है, तो ई पाठशाला ने जो है यहाँ पर आपका डिजिटल इंडिया अवार्ड्स गोल्ड जीता है। चलिए यहाँ पे ई पाठशाला से संबंधित मैं चीज़ों पे थोड़ी चर्चा करती हूँ। तो ई पाठशाला ऐप छात्रों को जो है एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम पुस्तकों, ऑडियो, वीडियो, अन्य विभिन्न डिजिटल संसाधनों सहित और सभी शैक्षिक ई संसाधनों को डाउनलोड करने में मदद करेगा। मतलब ये एक ऐसा ऐप है जो हमारे जो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है अभी लॉकडाउन के चलते, जैसा कि तो उसको मद्देनजर रखते हुए जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑडियो, वीडियो, यानी कि शिक्षा से संबंधित सभी चीज़ों में जो है ये सहायता प्रदान करेगा। यस, चलिए राइट। अगला आंसर है, अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 6 कि सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो मैंने पूछा है कि भाई ऐसा तंत्र मैंने पूछा है परिस्थिति तंत्र कि भाई जो सबसे स्थिर हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा मेरे पास महासागर। क्यों? क्योंकि महासागर में क्या कोई अच्छा पर्वत, वन, रेगिस्तान क्या नहीं, सबसे मैंने पूछा सबसे स्थिर परिस्थिति तंत्र कौन सा होगा, महासागर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 7 है कि विश्व स्वर्ण परिषद की मैं बात करूं तो विश्व स्वर्ण पद यानी कि जिसे मैं बोलूंगी WGC के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्वर्ण भंडार में भारत की स्थिति क्या है। तो भाई रैंकिंग है, आप मुझे बताएंगे इंडिया की रैंकिंग क्या है भारत के स्वर्ण भंडार में। तो भारत की रैंकिंग है 11वीं, यानी कि 11वें नंबर पर हमारा भारत रहा है। चलिए आगे चलते हैं, इससे संबंधित कुछ चीज़ों पर चर्चा करते हैं।
वर्ल्ड गोल्ड की मैं बात करूँ यानी कि विश्व में जो सोना है, तो इसकी यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो मैंने बताया WGC की द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत को जो 11वां स्थान मिला है सोने का भंडार है, जिसमें यानी कि 607 टन सोना भारत के पास है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है यानी कि नीदरलैंड के पास कितना है, फिर नीदरलैंड के पास कितना है यानी कि 612.5 टन के साथ लेकर के इसको जो है 10वां स्थान मिला है। जबकि इसके पास कितना सोना है, इसके पास है यानी कि 612.5 टन। ठीक है, ओके। आगे मैं बात करूं तो टॉप पर कौन रहा है, इंपॉर्टेंट है कि टॉप 3 का नाम याद रखना अपने कि हमारे कंट्री कौन से स्थान पर है और सबसे जो है लोअर और हाईएस्ट का हमें नाम ध्यान में रखना है। तो 3 चीजें माइंड में रखनी रहती है। तो सबसे टॉप पर कौन आया है शीर्ष पर, तो सबसे शीर्ष स्थान जो है यानी कि 8133.5 टन के साथ अमेरिकी स्वर्ण भंडार का कब्जा है, जिसके बाद जर्मनी है जिसके पास 3369.7 टन है। तो मतलब पहले नंबर पर कौन है हमारे पास, अमेरिका USA है, दूसरे नंबर पर जर्मनी है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो IMF के बारे में मैं बात करूं तो IMF के पास यानी कि 2814 टन के कुल सोने के भंडार के साथ सूची में तीसरे स्थान पर IMF रहा है। अब IMF क्या है, IMF एक इंटरनेशनल क्या है यानी कि IMF है एक ऐसा, मैं IMF को नाम दूंगी कि वो कोई एक देश नहीं है, वो क्या है, एक क्या है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का विचार करने वाला एक संस्था है जो जिसमें कि हम 2 या फिर 3 से अधिक राज्य देश जो हैं अपने समावेशित रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 8 है, लाला लाजपत राय को जो है डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो मतलब लाला लाजपत राय को किस नाम से, दूसरे नाम से जानते थे, क्या नाम था आखिर को लाला लाजपत राय का, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, सही आंसर होगा शेर ए पंजाब के नाम से जानते थे हम लाला लाजपत राय को, और पंजाब केसरी। तो इंपॉर्टेंट कि आप पंजाब दोनों में ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी यानी कि शेर ए पंजाब, भाई शेर के जैसे पंजाब थे, दूसरा क्या पंजाब केसरी, बिल्कुल पंजाब जैसे, तो मतलब कि इन दोनों में ध्यान में रखना है। चलिए कौन सा सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 9 है कि वित्तीय संकट के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किया गया, भाई कितनी बार किया गया आप मुझे बताएंगे तो सही आंसर होगा। मतलब वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, यस। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 10 है कि परमाणु से बने होते हैं, तो परमाणु किससे बने होते हैं, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, या फिर केवल इलेक्ट्रॉनों से, या फिर केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से, या फिर आपके इलेक्ट्रॉन और नाभिक से। तो सही आंसर होगा ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक होते हैं। जो परमाणु बने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक से बने होते हैं। बिकॉज जहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने एक कोई बर्तन लिया, वहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, वहां पर मैंने प्रोटॉनों का प्रवेश कराया, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इतने ही बाहर में निकल जाएंगे, मतलब वो इक्वलिटी में नहीं रह सकते हैं। यस, राइट। चलिए आगे बात करती हूँ मैं। अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 11 है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी। तो भाई ये तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इजी कि भाई इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, यानी कि एस श्रीनिवास अयंगर ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे क्या है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये 1920 की बात है, बात 1920 की है। इसके दशक में जो है 1940 के दशक में भारत के बाहर ब्रिटिश और औपनिवेशिक शासन को हटाने की मांग करने वालों को संगठित करने के लिए संचालित एक राजनीतिक गठन था। मतलब क्या था, सीधी सी बात है, 1920 के दशक से लेकर के 1940 तक के, मतलब कि इन 20 सालों की बात है, 20 से 40 तक के इन 20 सालों के समय में जो है ऐसा एक संगठन बना जिसने क्या है कि जो भारत के बाहर वाला, जैसे ब्रिटिश थे यानी कि जो इंग्लैंड वासी हमारे यहाँ रह रहे थे, ब्रिटिश थे, ठीक है, उनके औपनिवेशिक शासन को हटाने के लिए यानी कि उनका शासन खत्म करने के लिए जो है एक संगठन बनाया गया था, जो राजनीतिक संगठन था। राइट, चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी बात करते हुए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, फाउंडेड हुई थी, कब हुई थी, 30 मार्च यानी कि ये 30 मार्च 1942 की बात है जब इसकी स्थापना की गई थी। बात कब करी थी मैंने, देखो ये मतलब इसको लेकर के चर्चाएं कब चली थी, ये 1920 से लेकर के 1940 तक, यानी कि कंटिन्यू 20 साल इस पर जो है काम चला। 20 साल तक इस पर जो है काम चलता रहा, लोगों के मन में विचार आते रहे। लेकिन स्थापना कब करी है इन्होंने, स्थापना विचार आने के कितने साल, 22 साल बाद करी है, यानी कि 1942 में करी है। बिल्कुल राइट। अच्छा, स्थापना किसने करी है, संस्थापक कौन है, तो किसी एक व्यक्ति, खास एक व्यक्ति ने तो स्थापना नहीं करी। खास एक व्यक्ति बहुत कम समय में कर सकता था, लेकिन मतलब कि 22 साल तक काम कर रहा
22 साल तक कंटिन्यू चीजें इस पर चली हैं। तो क्या है, तो इसमें कुछ व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, किन्होंने किस कौन कौन व्यक्ति हैं जिसमें शामिल हुए थे। सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद एस श्रीनिवास अयंगर, ठीक है, इन्होंने स्थापना करी थी मिलकर के। चलिए अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो अब मुझे यहाँ पे वो देखना है कि कौन सा गलत है। तो भाई लैला मजनू मकबरे की मैं बात करूं तो लैला मजनू मकबरा राजस्थान में है, सासू बहू मंदिर मध्य प्रदेश में है, मामा भांजा मंदिर जो है छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पर नचना कुठारा मंदिर तमिलनाडु में है। तो भाई यहाँ पे कौन सा चीज़ जो है सही मेल नहीं खाती है। तो मतलब जो नचना कुठारा मंदिर है वो तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि जो बाकी सभी चीज़ें हैं बिल्कुल सही सही हैं। लैला मजनू की मजार है एक, तो ये लैला मजनू की मजार या फिर लैला मजनू का मकबरा जिसे राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ के पास एक गांव यानी कि बिजनौर में जो है ये अवस्थित है। कभी जाइएगा तो होके आइएगा, राइट। चलिए आगे मैं बात करूं सास बहू मंदिर। तो भाई सास बहू मंदिर जो है कि सास बहू मंदिर जो है, सास बहू मंदिर या फिर क्या बोलते हैं हरिदर्शन नाम भी मंदिर भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है, एम्पियर यानी कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में पड़ता है। 11वीं शताब्दी का एक जुड़वा मंदिर है ये, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। जो नचना ठकुआरा की बात मैंने नचना कुठारा की बात करी थी, तो ये जो है आपका नचना कुठारा पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अवस्थित है। ध्यान में रखना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, बिकॉज एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और स्टैटिक जीके में अक्सर पूछता है। तो चलिए आगे मैं बात करूं, मामा भांजा मंदिर जो है छत्तीसगढ़ के जो है यानी कि दंतेवाड़ा जिले में भी ये अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 कि परमाणु आकार डैश डैश नामक इकाई में व्यक्त किए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा ये फर्मी नामक, ये जो परमाणु आकार है फर्मी नामक इकाई में व्यक्त किए जाते हैं। अब ये क्या होता है, इस पर थोड़ी सी फर्मी नामक इकाई पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। परमाणु आकार एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसे फर्मी कहा जाता है। जो परमाणु भौतिकी में उपयोग की जाने वाली लंबाई यानी कि 10⁻15 मीटर यानी कि 10⁻15 मीटर एक यानी कि आपका फैटोमेट्री के बराबर होता है। आगे मैं बात करूं, यह एक जो है प्रोटॉन के व्यास के समान होता है, लगभग एक प्रोटॉन के व्यास के बराबर। अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 14 है कि जकारिया जॉनसन ने किस उपकरण का आविष्कार किया था। तो भाई यहाँ पर जकारिया जॉनसन ने किस उपकरण का आविष्कार किया था। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किया था ये जकारिया जॉनसन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 15 है कि पौधे अपने पोषक तत्वों को मुख्य रूप से डैश डैश से प्राप्त करते हैं। तो पौधे भाई मुख्य रूप से किससे, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मिट्टी। देखिए पौधों में या फिर प्लांट्स की मैं बात करूँ तो प्लांट्स में कितने होते हैं, यानी कि 16 खनिज तत्व होते हैं जो वो अपनी जड़ या मिट्टी से लेके लेते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा आपसे कि भाई प्लांट्स में या फिर यानी कि पौधों में जो है कितने खनिजों की जरूरत होती है। तो उनकी संख्या होती है 16। आगे प्रश्न नंबर 16 है कि राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भाई कहाँ पर है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय है फरीदाबाद में। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, फरीदाबाद में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अच्छा इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करती हूँ जो आपका यानी कि एनपीटीआई को लेकर के बात करूंगी थोड़ी सी। तो राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान यानी कि एनपीटीआई उद्योग विशिष्ट तकनीकी इंटरफेस के साथ विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के लिए भारत में राष्ट्रीय शीर्षक निकाय है। मतलब कि हम जो मैं एक बात करूं यानी कि इंजीनियरिंग, वो भी किसमें, यानी कि अब आपका जो विद्युत है यानी कि एनर्जेटिव लेकर के, तो उसको जो मतलब कि ये जो है प्रमोट करने के लिए जो है ये एक जो है आपका एनपीटीआई जो है ये इंपॉर्टेंट ब्रांचेस मानी जाती है। चलिए तो एनपीटीआई का मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ, इसका मुख्यालय फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में है। और ये जो था यानी कि स्थापना कब हुई थी इसकी, 1962 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आगमन की शताब्दी मनाई जाती है, ये मानी गई है। तो भाई दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी कब आए थे, तो ये प्रश्न है। अब ये कब आए थे, 1993 की बात है। 1993 में जो है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, मई 1993 में ये महात्मा गांधी के साथ जो है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आगमन की शताब्दी मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाई राज्य लोक सेवा, ये यहाँ एक कौन से की, यहाँ पे ये नहीं सोचना कि ये तब आए थे, ये आए इससे पहले थे लेकिन शताब्दी तब मनाई जाती है, ठीक है। यस, क्योंकि मई को ही आए थे।
चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को डैश डैश द्वारा हटाया जाता है। तो भाई राज्य लोक सेवा आयोग की मैंने बात करी है, भाई इनको कैसे हटाया जा सकता है, क्या विधि होगी। तो मतलब इनको जो है कोई विधि नहीं, इनको कैसे, ये राष्ट्रपति के क्या मतलब ये राष्ट्रपति के ऊपर होंगे, बिल्कुल हाँ। तो इनको जो हटाएगा, कौन हटाएगा, राष्ट्रपति महोदय इनको हटाएंगे, ठीक है राइट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सोने का उत्पादन करता है और लोहे से भी समृद्ध है। तो भाई कौन सा है जो लोहे से भी समृद्ध है। सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, सही आंसर है दक्षिणी क्षेत्र जो है, ठीक है राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। कोई वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करिए, कब मनाया जाता है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अगस्त सोचने वाले ये जो है, या 5 सितंबर सोचने वाले जो है, या 5 नवंबर सोचने वाले, तो ध्यान रखेंगे मैंने पूछा है कि विश्व शिक्षक दिवस एक होता है टीचर्स डे, एक होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। तो वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 21 है कि भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों को उद्गम महान हिमालय के मानसरोवर झील के पास से होता है। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम मानसरोवर झील से होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और जो सतलज है, इनका जो उद्गम होता है महान हिमालय को जो मानसरोवर झील है वहां से इनको उद्गम माना जाता है। अगला प्रश्न है मेरा, 1996 में हॉटमेल की स्थापना किसने की और किस फिर जो है माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था। तो भाई हॉटमेल की पहले स्थापना की 1996 में किस व्यक्ति ने, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। तो सही आंसर होगा इसका, यानी कि सबीर भाटिया ने जो है इसको जो है इसकी स्थापना करी थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था सबीर भाटिया ने। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता परिषद के सदस्यों की बीच घूमती है। तो भाई कितने टाइम तक घूमती है, तो ये कितना समय लेती है, प्रत्येक माह, यानी कि प्रत्येक महीने में जो होती है, ये क्या करते हैं ऐसे में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो होती है, तो इनकी अध्यक्षता जो होती है ये कैंडिडेट्स में जो होती है बढ़ती रहती है, मतलब कि कैंडिडेट्स में जो है ये घूमती रहती है राइट। चलिए तो कैसे बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ, संयुक्त राष्ट्र परिषद जो है इसकी अध्यक्षता मासिक आधार पर जो है उनके जो है यानी कि उनके अंग्रेजी नाम के आधार पर सभी सदस्यों के बीच वर्णानुक्रम में घूमती रहती है। जैसे सपोज पहले ए, जिस व्यक्ति का नाम ए से है उसका ए से आया, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, यानी कि हाँ। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है कि अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को हराने वाला पहला गैर टेस्ट खेलने वाला देश कौन सा है। तो भाई यहाँ पर सही आंसर कौन होगा, भाई किसने हराया था, श्रीलंका, ठीक है। चलिए तो श्रीलंका ने जो है 1981 की बात है, श्रीलंका को 1981 में टेस्ट खेलने वाले देश को दर्जा मिला और उसने जो है 1979 में विश्व कप में जो भारत को हरा दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है कि 12 जुलाई 1982 को आपका ARDC का भारत के किस संस्थान में विलय हो गया। तो सही आंसर क्या भाई, कहाँ पर होया, नाबार्ड बैंक में, ठीक है। तो भाई ये जो है ARDC कब, 12 जुलाई 1982 को ही नाबार्ड में विलय हो गया था, मिल गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में जो है 1881 में स्थित भारतीय द्वारा सीमित देयता का पहला बैंक कौन सा है भाई। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, यानी कि राइट आंसर होगा जो आपका अवध वाणिज्य बैंक है, ठीक है राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, इस प्रश्न की थोड़ी सी चर्चा देखेंगे। चलिए देखते हैं चर्चा। हाँ क्या है कि भाई अवध वाणिज्य बैंक फैजाबाद में 1881 में स्थापित एक भारतीय बैंक था जो 1958 तक जो संचालित किया गया, लेकिन उसके बाद ये विफल रहा, ठीक है। हाँ कुछ समय चला, उसके बाद यह जो है भारत में पहला वाणिज्यिक बैंक था जिसकी सीमित देयता थी और उसका जो पूरा निदेशक मंडल भारतीय था। मतलब क्या था, ये पहला वाणिज्यिक बैंक था जो क्या था, ऐसा था जो मतलब या ऋणी के तरीके से या सारी चीज़ों को जो वाणिज्यिक तरीकों को जो जिसने अप्लाई किया था वो पहला बैंक था। दूसरा जो है इसमें जितने भी व्यक्ति थे या फिर जितना भी इसका निदेशक मंडल था कंट्रोल करने वाला, वो सारे कितने कौन कैंडिडेट थे, सारे के सारे इसमें क्या थे, सब इंडियन थे, भारतीय थे। पहला ऐसा बैंक था और यह एक छोटा बैंक था जिसकी कोई शाखा नहीं थी, इसकी कोई अलग ब्रांचेस नहीं थी और यह केवल स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करता था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इन चीज़ों को ये पूरा करता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, जैमिनी राय किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर क्या होगा, जैमिनी राय के लिए, ये चित्रकार से संबंधित है, मतलब ये एक चित्रकार थे जैमिनी राय। चलिए
तो देखिए यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, जमीनी राय है, ठीक है। जमीनी राय एक भारतीय चित्रकार थे। और दूसरी बात क्या है, देखिए कि इन्हें जो है 1954 की बात है जब इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चित्रकार आते हैं, क्यों हर किसी का नाम नहीं लेते, बिकॉज जिसने कुछ किया है, जो किसी चीज से सम्मानित है, हम उसी को देखेंगे ना, हाईलाइट। यस, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है कि कार्बनिक पदार्थ जो अत्यंत कम मात्रा में लेते हैं, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा भाई यहाँ पर, हार्मोन। हार्मोन ऐसे होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ अत्यंत कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन क्या होता है, वृद्धि और विकास को ये जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है अगला प्रश्न है, हाँ, प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है। तो यहाँ पर भाई कौन हो ऐसा है जो नहीं होता है, तो सही आंसर है आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या है, ये उत्सर्जित नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2018 का ऑस्कर विजेता कौन है। तो इसका सही आंसर कौन होगा भाई, यहाँ पर यानी कि जो आपके फंटेस्टिक यानी कि वुमन है ये। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है कि उस्ताद मसूर जो है, उस्ताद मसूर डैश डैश के समय एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो भाई किसके समय थे, एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो सही आंसर क्या होगा, यानी कि जब जहांगीर के समय उस्ताद मसूर एक चित्रकार थे और फेमस चित्रकार थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है कि भारत का लगभग कितना भौगोलिक क्षेत्र जो है वन भूमि है। तो मतलब कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है भारत में वन। तो भाई 22% क्षेत्र पर जो है भारत में वन भूमि पाई जाती है। चलिए तो यहाँ पर मैं बात करूँ, यानी कि अभी कुछ स्टूडेंट्स कुछ और सोच रहे होंगे, देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ यानी कि फॉरेस्ट रिपोर्ट्स के बाद क्या आई है कि 2017 की बात है, इसके अनुसार कुल वन आवरण की बात करें तो ये कितना है, यानी कि यहाँ पर आपका है 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का भौगोलिक 21.54% है। आवरण की मैंने यहाँ बात करी है, आवरण है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे मैं क्या बात कर रही हूँ कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र वन का जो है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन और वृक्ष आच्छादित की मैंने बात करी, वृक्ष आच्छादित की कितना है, यानी कि 8,02,088 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कितना 24.39% है। अच्छा चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 कि 2018 में सोने का सबसे उत्पादक देश कौन सा है, सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था चीन, ठीक है। अभी मैंने कुछ आपको बताया कि अभी जो बना है, अगर मैं अभी की बात करूं तो कौन बना है, अभी बना है आपका यूएसए, लेकिन अभी 2018 की मैं बात कर रही हूँ तो कौन है, चाइना, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 35 है कि स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में स्थापित की गई है। तो भाई किस राज्य में स्थापित की गई है, इसका सही आंसर होगा केरल में स्थापित की गई है। चलिए देखते हैं 1957 में जो है इनकी जीपीआई ने कांग्रेस को दक्षिण राज्य केरल में विधानसभा चुनावों में हराया और मुख्यमंत्री ESS नबूंदिरीपाद को स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है 15 अप्रैल 2019 को जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने निर्भया का सफल परीक्षण किया। निर्भया क्या है, तो भाई निर्भया का नाम आया है। अब निर्भया का केसेस नहीं समझना है, निर्भया मैंने DRDO से रिलेटेड पूछा है। तो ये क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है एक, ठीक है, जिसका जो है DRDO ने क्या किया, सफल परीक्षण किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है कि पोवेही क्या चीज है। तो पोवेही क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर पोवेही जो है हाल ही में जारी एक चित्र में दर्शाया गया एक ब्लैक होल है, जो पोवेही नाम दिया गया है जिसे। चलिए तो कैसा है ये यहाँ पर देखते हैं, यानी कि हवाई विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के एक प्रोफेसर ने ब्रह्मांड में एक सबसे पहले दिखाई दिए ब्लैक होल का नाम पोवेही रखा है। दूसरा पॉइंट क्या, समाचार पत्र यानी कि होनोलुलु स्टार एडवर्टाइजर के अनुसार हवाई विश्वविद्यालय के हिलो और हवाईन के प्रोफेसर लैरी किमुरा ने ब्लैक होल का नामकरण किया है। यह चलिए अगला प्रश्न है कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हो रहे हैं। तो भाई कितने चरणों में हुए 17वें लोकसभा चुनाव, हाँ ये हुए हैं हमारे 7 चरणों में किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में कितने परमाणु संयंत्रों की स्थापना करेगा। तो भाई कितने परमाणु संयंत्रों की स्थापना करेगा, सही आंसर होगा 6 की। चलिए तो देखते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अमेरिका ने दक्षिण यानी कि द्विपक्षीय सुरक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने पर जो है सहमति व्यक्त की है।
और यहाँ पर NSG में जो है भारत की जल्द सदस्यता के लिए अपना मजबूत समर्थन व्यक्त भी किया है। यस। अगला प्रश्न है मेरा, किस राज्य को जो है यानी कि जीआई टैग का सर्वोच्च संख्या प्राप्त हुआ है? तो भाई किस राज्य को मिला है सबसे ज्यादा जीआई टैग का सर्वोच्च संख्या, सबसे ज्यादा संख्या किसको मिली है? तो सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला हमारा राज्य कर्नाटक बन चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यस, चलिए आगे चलते हैं। तो इस वीडियो में तो रखते हैं गाइस हम इतना ही। ओके, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।